हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मयूरेश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग आईएससी मैथ्स का जो सैम्पल पेपर दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आईएससी मैथ्स का। ठीक, तो ये 2024 के लिए सैम्पल पेपर दिया गया है। ठीक है, ये टोटल 80 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 15 मिनट एडिशनल रीडिंग टाइम दे रखे गए हैं हमारे पास। अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस करते हैं मैथ्स के सैम्पल पेपर के और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू आर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर टू मैट्रिसेस। ठीक है, और पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज ये दे रखा है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या फिर से ट्रांसपोज करते हो या पी टी लिखा हुआ है तो फिर से ट्रांसपोज करते हो, वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है आपकी। ठीक है, तो अगर मैं इसे पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, मैं अगेन ट्रांसपोज कर देता हूँ मुझे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास वही मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, फिर से ये वाली पी प्लस क्यू एज इट इज बचेगी और यहाँ पे 7 -8 3 और 0 बचेगी। अब कह रहा है पी मैट्रिक्स इतनी है तो विच वन क्यू मैट्रिक्स, तो पी मैट्रिक्स इतनी है तो क्यू मैट्रिक्स निकालनी। तो क्यू क्या होगा, दैट विल बी 7 3 -8 एंड 0 माइनस पी मैट्रिक्स -1 1 3 एंड 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारे पास, फिर ये 2 बचेगा, फिर कितना बचेगा हमारे पास आकर के -11 और -2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन के बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स। अगर हम कॉस को लिखे तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 माइनस एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, dx। तो फाइनली ये क्या बचेगा, 90 माइनस एक्स डी एक्स बचेगा। ठीक, फिर 90 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये 90 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x बचेगा, x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। ठीक, तो प्लस सी हमारे पास, यानी कि जी एक्स फंक्शन क्या है, पाई बाई टू एक्स है। ठीक है, जी एक्स क्या है, पाई बाई टू एक्स है। अब क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू। तो अगर हम बात करें कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सॉरी कॉट 90 प्लस थीटा, तो माइनस का टैन थीटा होता है। ठीक है, टैन इनवर्स 1/√2 बचेगा। अब टैन से टैन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, 1/√2 माइनस का 1/√2 इज द आंसर। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एन की किस वैल्यू के लिए होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 ऊपर डिग्री, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी टोटल 3 होना चाहिए। तो n+1, यहाँ पे भी डिग्री क्या है, n+1 है। ठीक है, n+1 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। तो n किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में n की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, भुवन इज प्रिपेयरिंग चपाती एंड करी फॉर डिनर पार्टी एट हिज होम। लेट इवेंट ए, भुवन प्रिपेयर द चपाती वेल। इवेंट बी, भुवन कुक्स करी वेल। तो क्या कह रहा है कि ये क्या होगा, कौन सा ट्रू होगा इवेंट ए। तो क्या बोल रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है हमारे पास, ऐसा बोल रहा है। फिर इंडिपेंडेंट तो नहीं है, इंडिपेंडेंट है बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, नाइदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉर इंडिपेंडेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 होता है, और खुद बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी दे रखी है, एंड ये दे रखी है। तो इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होने की बात ही नहीं हुई। फिर दूसरी बात बोल रहा है इंडिपेंडेंट में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। और अगर आपने ये मल्टीप्लाई किया तो ये किसी भी हालत में ये तो नहीं आने वाला। तो इट मीन्स दे आर नाइदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉर इंडिपेंडेंट होगा हमारे पास करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई जेड पी क्यू, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास। तो बहुत सिंपल सा आंसर है हमारे पास। देखिए, अगर हम इसको इस वाली लाइन को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 3x प्लस 3y प्लस 3z 2p प्लस 2q प्लस 2r 4a 4b 4c होगा। और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x 3y 3z s t u 4a 4b 4c। ठीक, ये तो करेक्ट आंसर नहीं रहा। इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x p 2a y q 2b z r 2c प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x y z s q t। ठीक है, और क्या हो जाएगा 2a 2b 2c। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें से हमें 2 कॉमन मिल सकता है, 2 हमने कॉमन ले लिया। तो x y z p q r a b c। ठीक है, और जो भी चीज यानी यही फॉर्मेट तो बन के आ रहा है प्लस ये, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या दे रखा है।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा इन लोगों ने जो बनाया है। क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर ग्राफ एफ एक्स, कुछ एफ एक्स के दे रखे, कुछ स्टेटमेंट है इसके बारे में बता रहा है। अब देखिए ये पहले क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहा है कि जो राइट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है पहले ऑप्शन में, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या है, बराबर। कौन सा नॉट करेक्ट है हमें ये बताना है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, देखिए राइट हैंड लिमिट होती है एक्स नॉट की तरफ आप राइट साइड से बढ़िए। तो ग्राफ किस तरफ जा रहा है, ग्राफ कुछ इस वैल्यू की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो सपोज कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स वन है, और लेफ्ट साइड से बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, जो कि ग्राफ क्या होगा, इस वैल्यू की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो एफ ऑफ एक्स टू, और दोनों वैल्यू तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ग्राफ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद देखिए इसने क्या बोला, एक्स नॉट में फंक्शन डिफाइन ही नहीं, यस बिल्कुल नहीं डिफाइन, उन्होंने हॉलो बना दिया। ठीक, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एक्स माइनस 2 एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। या मतलब अगर हम 2 ही ले भी लेते हैं, सपोज अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो ये 4 और ये 2 हमने ले लिया है, तो x प्लस 2 आपको जैसा ये फंक्शन दिखाई पड़ेगा। बट अगर हम देखें x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये 2 पे फंक्शन ये डिफाइन ही नहीं, क्योंकि ये 0/0 हो जाएगा। ठीक, तो ये अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसे हॉलो डायग्राम मिलेगा, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। फिर अगर बोल रहे हैं नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट, क्यों, क्योंकि जब लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं, ग्राफ किस तरफ जा रहा है, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और राइट साइड से बढ़ रहे हैं और लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं, तो ग्राफ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इसका मतलब क्या, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे, नॉट कॉन्टिन्यूस। फिर उसके बाद बोला कॉन्टिन्यूस, तो ये कैसे हो गया भाई, लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हो, तुम्हारे पास पता नहीं लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कहाँ मिलेगी आकर के, ये कोई पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिया गया है शोन बिलो द ग्राफ जीएक्स का ग्राफ दे रखा है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि जीएक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो पहली बात, जब 2 की बात कर रहे हैं, 2 पे देखिए फंक्शन की लिमिट तो क्या हो रहा है, किसी एक डेफिनेट पॉइंट 7 की तरफ जाती हुई दिखाई। मैं अगर कहूँ लिमिट x गोज टू 2 है, तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, 7 की तरफ। बट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ g ऑफ x एट 2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, तो यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन की वैल्यू के वो बराबर नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, फंक्शन की वैल्यू के तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है हमारे पास आकर के, कॉन्टिन्यूअस तो हुआ नहीं। अब कॉन्टिन्यूअस तो हो नहीं सकता, ठीक, कॉन्टिन्यूअस फिर बोल रहा है नॉट कॉन्टिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल, तो भैया जो चीज कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे हो सकती है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 दे रखा, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज 1 1 एंड ऑन 2। ये देखिए क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बोल लिया। अब नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, दैट इज डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है। अब अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, 5x लिखा, फंक्शन हमारे पास आई लिखा है, 1 रखने पे कितनी मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो ये तो एलिमेंट छूटे जा रहे हैं ना, एलिमेंट छूट गया, तो ऑन टू कैसे रहा, ऑन टू तो नहीं हो सकता, तो नहीं, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, ऑन टू नहीं रहा, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है, इज 1 1 एंड रियल नंबर से रियल नंबर में, अब देखिए रियल से रियल में कहानी बदल जाएगी, रियल नंबर लाइन कुछ ऐसी होती है, ये रहा रियल नंबर लाइन और ये दूसरी रियल नंबर लाइन, ये हो गई हमारे पास, ये क्या होगी, ये डोमेन वाली नंबर लाइन होगी, ठीक, और ये हमारे पास कौन सी नंबर लाइन होगी, कोडोमेन वाली नंबर लाइन होगी, ठीक है ना, ये कोडोमेन वाली नंबर लाइन है, उसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये कोडोमेन वाली नंबर लाइन होगी। अब समझने वाली बात ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई इंसान इसमें कहे कि आपने रियल वैल्यूज रखी, तो इससे सारे रियल वैल्यूज इसमें मैप हो जाएंगे, कोई ऐसी की दिक्कत की बात नहीं, यानी ये तो 1 1 ऑन 2 करेक्ट है, सारी वैल्यूज सारे आंसर आ जाएंगे, जो भी रखेंगे सब इसमें मैप कर जाएंगे, ठीक है, तो ये तो आंसर करेक्ट है, बट पहला स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट इज द ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, द पी इज द स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, स्क्यू मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, ऑड ऑर्डर कोई भी, तो और वो भी वही बात बोली इन्होंने, द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों क्या है इस क्वेश्चन के करेक्ट है, और सही एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है करके कि द फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज नॉट इन्वर्टेबल, स्टेट द रीजन, ये इन्वर्टेबल नहीं है, स्टेट करना है रीजन, क्यों इन्वर्टेबल नहीं, देखिए a और e की इमेज जो है वो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ e है, दोनों क्या है, q के बराबर है, ठीक, बट a इज नॉट इक्वल टू e, तो यानी फंक्शन क्या है 1 1
नहीं है, नॉट 1 1। फंक्शन क्या है, नॉट 1 1 है, तो दैट्स वाई ये क्या है, इन्वर्टेबल नहीं। इन्वर्टेबल होने की कंडीशन क्या, फंक्शन को 1 1 प्लस ऑन टू दोनों होना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, नॉट इन्वर्टेबल रहेगा। ठीक है। हाँ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमें गिवन है कि इफ ए मैट्रिक्स ए दे रखी गई है हमारे पास और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन द राइट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, एक इक्वल होगा, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5xy 0 इक्वल टू 5xy, है ना, ये 0, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज लिखा है, ए लिखा है, तो y किसके इक्वल दिख रहा है, y इक्वल टू एक्स दिख रहा है, यानी y इक्वल टू एक्स होगा, तो यही हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा। फिर अगला क्या बोल रहा है, एक रिलेशन इस पे दे रखा है हमारे पास ये, ठीक है, तो बोला क्लासीफाई द फंक्शन आर, आर जो जैसा फंक्शन बनना है या जो रिलेशन बनना है उसको क्लासीफाई करना है, किस तरह का रिलेशन होगा, 1 1 होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये बताना है। ठीक, तो बहुत अच्छे से देखते हैं हम लोग। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने की डेफिनेशन ये है कि a कॉमा ए आर में होना चाहिए, जहां पे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। तो ये क्या यहाँ पे 1,1 भी सेट में नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, क्योंकि a में ये सारे एलिमेंट और ये सारे एलिमेंट r में होने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब बात करते क्या है, सिमेट्रिक होगा, हाँ सिमेट्रिक होगा। क्यों सिमेट्रिक होगा, अगर a कॉमा बी, डेफिनेशन कहती है अगर a कॉमा बी आर में है तो b कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। ठीक, अगर कोई a कॉमा बी आर में है तो b कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। अगर देखो 1,2 आर में है तो क्या 2,1 भी आर में, बिल्कुल सही है, और 2,1 आर में है तो क्या 1,2 आर में है, बिल्कुल सही, ये बात भी सही है। ठीक, लेकिन क्या बोलते हैं, तो ये बात हमारे पास सिमेट्रिक वाली करेक्ट हो गई। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि क्या बोलते हैं कि अब 1,3 तो नहीं है मेरे पास, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं। ये कहता है कि जब अगर कोई 1,2 हो, यानी डिफरेंट वाले अगर कोई ए और बी वाले हो, तो बी कॉमा ए वाला वैसा होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव की बात चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए क्या कहता है, ट्रांजिटिव में कहता है अगर कोई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, ये दोनों कंडीशन एक साथ हैं, तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। तो देखते हैं क्या 1,2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला 2,1 भी है, लेकिन 1,1 मेरे रिलेशन में नहीं है, तो 1,1 ये तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो क्या है, ओनली सिमेट्रिक है ना, ओनली सिमेट्रिक है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a company estimated that the probability of the success, a company estimated that the probabilities of success for 3 products introduced in market 1/3, 2/5, 2/3, assuming independent, find the probability at least one product is successful। तो देखिए एटलीस्ट वन जब भी आए तो आप उसका अपोजिट निकालिए, नो वन निकालिए। तो नो वन क्या होगा हमारे पास नो वन होगा कि कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा, और उसको 1 से माइनस कर दीजिए, नो वन करके उसको 1 से माइनस कर दीजिए। 1 माइनस, मान लीजिए चलिए हम लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेसफुल होने की कितनी है, 1/3, बी की सक्सेसफुल होने की गिवन कितनी है, 2/5, सी की सक्सेसफुल होने की कितनी है, 2/3। लेकिन हम जब एटलीस्ट 1 की बात करेंगे तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के नॉट सक्सेसफुल होने की, बी के नॉट सक्सेसफुल होने की और सी के नॉट सक्सेसफुल होने की, दैट विल बी 1 माइनस कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 1 माइनस, यहाँ साइड में देख लेते हैं थोड़ी सी स्पेस लेकर के, 1 माइनस, अब ये नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, पी नॉट का मतलब पी नॉट ए का मतलब 1 माइनस 1/3, दैट विल बी 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 इंटू ये इसका 2/5 का कितना हो जाएगा, पी बार, दैट विल बी 3/5 हो जाएगा, तो ये 3/5 हो गया, इंटू फिर सी नॉट का मतलब कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/15, तो 13/15 क्या होगा, इसका टोटल आंसर होगा 13/15 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या द अबव टेबल, ऊपर दी गई टेबल में क्या बोल रहा है, कुछ डेटा दे रखा गया हमारे पास, कह रहा कि अगर यू देखें एट 1 पे क्या है, 0 है। ठीक, यू डैश एट 1 पे देखें तो 2 है, वी एट 1 पे देखें तो वो -1 है। ठीक है, और वी डैश एट 1 पे देखें तो वो कितना है, 5 है। तो 2 पे देखें वो कितना है, 4 है, वो 5 है, ये 3 है, ये 2 है। 3 पे देखें 2 - 1 3 और 0 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं r डैश एक्स की बात करूं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूं r डैश एक्स की बात करूं, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u डैश वी एक्स हो जाएगा। ठीक,
फिर उसके बाद मुझे इनटू में वी डैश एक्स करना पड़ेगा, ठीक है, यही तो होता है भाई अगर मुझे ये डिफरेंशिएशन करना है, बेसिक डिफरेंशिएशन। और मैं आर डैश टू की बात कर रहा हूँ, तो यू डैश वी ऑफ टू इंटू वी डैश, ये टू हो गया। अब यू डैश क्या हो जाए, वी ऑफ टू कितना है, वी ऑफ टू की वैल्यू अपने पास है 3, वी यू डैश वी ऑफ टू की वैल्यू 3 है, और वी डैश टू की वैल्यू देखिए क्या, वी डैश टू की वैल्यू, वी डैश टू की वैल्यू 2 है, ठीक है, ये रही 2 हमारे पास। और यू डैश 3 की वैल्यू, यू डैश एट 3 पे कितना है, -1 इंटू 2, ये -2 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था उनका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एफ एक्स फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, एक्स क्यूब से -48x तक। मुझे डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए, हमें इंटरवल चाहिए जहाँ पे डिक्रीजिंग, तो हमने एफ डैश एक्स कर लिया, तो 3x² -48 हो जाएगा, ये बराबर 0 रख लिया। तो हमें वो क्रिटिकल पॉइंट पता चल जाएंगे जहाँ पे वो चेंज कर रहा होगा, लेकिन हमें तो डिक्रीजिंग चाहिए, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसी ये -48 लिखा था, इसको लेस देन 0 पुट कर लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 और 16 बचेगा, 16, ठीक है। तो x -4 एक वैल्यू हो जाएगा और x +4 हो जाएगी, और ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ पे ये 0 होगा, एक तो -4 पे 0 होगा, 4 पे 0 होगा। 4 से बड़ी वैल्यू रखने पे ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, 4 से छोटी और -4 के बीच में जब नेगेटिव होगी, फिर ये इधर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर हम देखें यहाँ पे आकर के, तो हमें क्या बोल रहा आकर के, यहाँ पे हमें नेगेटिव डिक्रीजिंग बताना है कहाँ पे, तो डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, -4 से लेकर के 4 के बीच में। अब ये डिक्रीजिंग, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसे लिख लें, इस ब्रैकेट में लिख लें, तो आप इसी ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऐसे लिख लीजिए, किसी भी आप लिखेंगे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखें, ठीक, कुछ को कंफ्यूज होगा कि नहीं स्ट्रिक्टली है तो ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी ब्रैकेट में लिख दें, नंबर आपको दोनों मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉड, तो मॉड फंक्शन अगर -90 से 90 देखें तो साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये मॉड फंक्शन अपनी दोनों लाइनों को किस साइन में कन्वर्ट कर लेगा, माइनस साइन में, ठीक है। और फिर अगर हम 0 से 90 देखें तो किस साइन में कन्वर्ट कर लेगा, प्लस साइन एक्स में, dx में, ठीक है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x होता है, ठीक, कहाँ से कहाँ तक, -90 से +90 तक, और साइन एक्स फिर से ये cos x हो जाएगा, कहाँ से, 0 से लेकर के 90 तक हो गया, ठीक। अब अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू क्या आएगी, cos 0 माइनस cos -90, ठीक, और cos 90 माइनस cos 0, ठीक है। cos 0 की 1 वैल्यू हो गई, ये 0 हो गया, cos 90 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1, ये -1 कितना आ गया, -2 आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, दिस कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी हमें उस पॉइंट पे बताना है जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हम dy/dx क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि जब dy/dx 0 होगा तभी तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy/dx, तो कितना हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा, ये बराबर 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, एट x = -1 पे होगा, तो 1 हमने -1 यहाँ पे पुट कर दिया, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 हो जाएगा 1, -2 -1 हो गया 1 -3 दैट विल बी -2, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, -1, -2 वो पॉइंट होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पे, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हो तो log ऑफ एफ एक्स डायरेक्ट लिखते हैं, ये आप फॉर्मूला लगाइए और इसका डिफरेंशिएशन देखिए, तो 6 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का 3x² + 5 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा है, तो log ऑफ क्या बचेगा, 6 - x³ + 5x + c हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है ना, तो हम क्या करते थे, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला अगर f1 f2 dx होता था और हमने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते थे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर क्या करते थे, माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx हो जाता था। हमने फर्स्ट फंक्शन क्या है, हमने x को मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx हो गया, माइनस d/dx ऑफ x कर लिया हमने, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx और dx हो गया, तो e⁻x ही रहेगा हमारे पास, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, फिर ये e⁻x dx होगा, x e⁻x माइनस e⁻x + c हो जाएगा, ठीक, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस फंक्शन की डोमेन चाहिए। अब देखिए साइन एक्स को क्या होता है, जब दो फंक्शन लिखे हो, एक f1x लिखा हो और एक f2x लिखा हो,
दोनों से अलग अलग डोमेन, इससे D1 डोमेन और इससे D2, तो फाइनल डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, मोस्ट कॉमन पार्ट। अब इसमें डोमेन देखिए, इसमें तो आप कुछ भी रख सकते हैं x के प्लेस में, बट इसमें अगर देखिए तो आप -1 से 1 के बीच में रख सकते हो, इसमें एनी रियल, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, -1 से 1 हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, -1 से 1, तो इसकी डोमेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, क्या देखा ये tan इनवर्स, ये cot इनवर्स, ऐसे कहानी पूरी लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लिखी रहने दी है अपने पास। तो सबसे अंदर क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं, सबसे अंदर क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं, उसके बाद सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो cos लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये cos और ये tan इनवर्स लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। हम और ये cot लिखा हुआ है, तो हम cot को तो tan 90 माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया cot 90 माइनस ये 90, सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया है cot को, हमने लिख दिया है जो cot है हमारे पास उसको लिख दिया हमने, ये tan इनवर्स तो लिखा रहा, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे cos तो एज इट इज लिखा रहा, ये tan इनवर्स एज इट इज लिखा हुआ, इसको लिख दिया tan 90 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, ये लिख दिया है। अब उसके बाद क्या बचेगा, cos, ये बचेगा हमारे पास tan से tan क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये 90 माइनस साइन इनवर्स बनेगा, साइन इनवर्स थीटा, ये थीटा की तरह काम कर रहा है, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, x बचेगा। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए इस 4 नंबर क्वेश्चन और बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में उसने पूछा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो वो खुद कह रहा है कि आईटीएफ में बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं पूछेंगे, तो आप प्लीज उस बात को फोकस करिए, बहुत ज्यादा आईटीएफ नहीं पढ़ना है ना। जो चार प्रीवियस ईयर अगर आप एक बार PYQ लगा लेते हैं ना आईटीएफ में, आपका 100% तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।